आधी हकीकत आधा फसाना। उस किले में हमारी टीम के साथ क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, वो तो आप थोड़ी देर में देख ही लेंगे। लेकिन सवाल यह है कि अगर वहां इतना खतरा था तो हम क्यों गए। उसकी वजह थी एक बहुत बड़ा दावा। दावा यह था कि बिहार के रोहतास में एक ऐसा किला है जिसका नाता प्रभु श्री राम के पूर्वज से है। यह सुनकर हमारे होश उड़ गए। त्रेता युग में अवतरित श्री राम से जुड़ी निशानियां तो खूब मिलती हैं, लेकिन एक पूरा किला, वो भी सतयुग में जन्मे उनके पूर्वज का, आज तक सही सलामत बचा होगा, यह एक नामुमकिन लगने वाली बात थी। लेकिन उस किले की कहानियां इतने पर ही खत्म नहीं होती। कहते हैं वहां हजारों लोगों को मौत के घाट उतारा गया था, जिनका खून किले की दीवारों से आज भी बहता है। उनकी आवाजें सुनाई देती हैं जो लोगों को खींचकर एक सुसाइड पॉइंट तक ले जाती हैं और फिर उन्हें मार देती हैं। यानी इस बार हमारे पास दो काम थे: आत्माओं और सुसाइड पॉइंट की कहानी का अंधविश्वास खत्म करना और श्री राम से जुड़े किले के प्रमाण देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। वहां भक्ति है, और भूत भी। एक बहुत प्राचीन वहाँ मंदिर है, चौरासन का मंदिर, जो गणेश जी का मंदिर है। इतना युद्ध हुआ है, उतना आत्मा है, रात के जो रहता है वो जिंदा नहीं बच पाता है। वहां शक्ति है तो शैतान भी। वहाँ रात में चित्कार सुनाई पड़ते हैं, नाचने गाने की आवाजें आती हैं। ये मंदिर युगों पुराना है। सतयुग से ये मंदिर यहाँ पर है। राजा हरिश्चंद्र के बेटे रोहित ने ये मंदिर बनवाया था। वहां आस्था है और आहटें भी। पौराणिक काल का ही है किला, तो हजारों साल हुए, राम से भी पहले रोहितासु हुए थे। तो वहाँ आत्माएं भटकती रहती है। लोग बताते हैं जैसे वहाँ नाच घर है, नाच घर में अभी आज भी घुघरुओं का आवाज आता है। वहां महाकाल है और काल भी। शिवलिंग जो है वो स्वयंभू है। लोग मानते हैं कि शिवलिंग अपने आप धरती में से प्रकट हुआ है। जो कि नाच के वक्त में अगर कोई भूल के भी अगर उस कमरे में चला जाता था तो वो फिर जिंदा नहीं बच के आता था। ये रोहतास गढ़ है। इस गढ़ की कहानी वहां से शुरू होती है जहां से खुद वक्त शुरू हुआ था। उसके बारे में यहाँ तक कहा जाता है कि सत हरिश्चंद्र के पुत्र रोहितासु को जब निर्वासन हुआ था तो यहीं पर आए थे और यहीं पर उन्होंने एक भील कन्या से विवाह किया था और यहीं पर अपना एक किला बनवाया था जो 27 वर्ग मील में फैला हुआ है आज भी। और आज भी इसकी प्रामाणिकता में आप पहाड़ पर जाइएगा, कई गांव मिलेंगे आपको देखने के लिए। रोहतासगढ़ जाइएगा तो वहाँ खरवार जाति बसती है और वो अपने को सूर्यवंशी क्षत्रिय कहते हैं कि हम सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं, यानी रोहितासु के वंशज हैं। राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेते समय महर्षि विश्वामित्र ने उनके पुत्र रोहिताश्व को मृत्यु दे दी थी और बाद में फिर से जीवित कर दिया गया था। मान्यता के मुताबिक हरिश्चंद्र के बाद राजा बने रोहिताश्व ने अयोध्या से सैकड़ों किलोमीटर दूर बिहार में विवाह किया और एक गढ़ बनवाया। राजा रोहिताश्व के नाम पर ही जगह का नाम रोहतास और किले का नाम
रोहतास गढ़ पड़ा है। इस किले का जिक्र हरिवंश और ब्रह्मांड पुराण में भी मिलता है। लेकिन बाद में इस किले को वक्त ने भुला दिया और दुनिया के सबसे प्राचीन किले की कहानी और श्रीराम से इसका नाता इलाके तक ही सीमित होकर रह गया। अब सवाल यह था कि अगर किला इतना पुराना है तो आज तक ढहा क्यों नहीं? उस किले पर कई लोगों ने राज किया है ना रोहितासों के बाद। मान लीजिए अगर हम सत्य मान ले रोहितास पौराणिक काल का ही है किला, तो हजारों साल हुए, राम से भी पहले रोहितास हुए थे। उस काल से लेकर आज तक और कल किला सुरक्षित है, यानी कोई ना कोई वहाँ शासन करता रहा, उस किले की मरम्मत कराता रहा, चौरासन मंदिर की में पूजा आराधना होती रही और वहाँ की व्यवस्था ठीक रही। हमारे भारतवर्ष में कई राजवंश बदले, सत्ता के साथ उनकी ताकत के केंद्र बदले, लेकिन सबकी नजर इस किले पर जरूर रही। वजह थी इसकी सामरिक शक्ति। ये अभेद किला था ना सर, वो जो उधर सोन से घिरा हुआ है 3 एरिया से, एक रेसे के मात्र रास्ता था, इसलिए अभेद किला था। इसलिए कोई भी राजा चाहता था कि इस पर हम अपना कब्जा जमाएं, कि यहाँ कोई और आक्रमण जल्दी नहीं कर सकता। इस पर रास्ता एकमात्र एक है वहाँ जाने के लिए। जब वो आदिवासी राजा चेरो का राज था वहाँ पर, तो सरहुल के दिन जिसका आक्रमण में जब विजय प्राप्त नहीं कर पा रहा था, तो सरहुल जब लोग मनाते हैं और नशा में नाच गान करते हैं, उसी दिन धोखेबाजी से वो आक्रमण किया और एक ग्वालिन के सहारे उस दरवाज़ा खोल दिया गया और वो अंदर सब प्रवेश किए शेरशाह के। तो वहाँ पर बहुत मार काट करके, तांडव करके, और उसके बाद उस किला पर अपना अधिकार 1539 के लगभग बताया जाता है। शेर शाह के बाद 1545 में उनका बेटा सलीम शाह सूरी और 1555 में हुमायूं शासक हुए। हुमायूं के बाद उनके बेटे अकबर शहंशाह बने और सभी शासकों की तरह इन सब की नजर रोहतास गढ़ पर बनी रही। उस किले को केंद्र बना दिया मुगल बादशाहों ने और महाराजा मान सिंह को यहाँ का संयुक्त प्रांत का सूबेदार बनाकर भेजा। तो एक जमाना ऐसा था, संयुक्त प्रांत में बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और बिहार आता था। इन चारों जिलों की राजधानी, चारों राज्यों की राजधानी रोहतासगढ़ फोर्ट थी, जो यहाँ पर महाराजा मान सिंह रहते थे। पुराणों से लेकर भारतीय मध्यकालीन इतिहास और तब से लेकर आज तक देखें तो सब कड़ियों को जोड़ने पर किले की कहानियां तार्किक लग रही हैं। आप इन कीजिएगा किला के अंदर और बहुत बड़ा मैदान मिलेगा, जिसमें घुड़सवार, घोड़शाला, हाथीशाला या सैनिक के माने आकस्मिक रूप से वहाँ एकत्रीकरण इत्यादि होता था। उसके बगल में ही एक फांसी गिरी है जो शिखर से लेकर नीचे तक है, माने 1500 लगभग 1500 फीट की गहराई में, और जिसे सज़ा दी जाती थी, फांसी की सज़ा दी जाती थी, उसी में डाल दिया जाता था और वह नीचे चट्टान पर गिरकर मर जाता था। तो उसी के बारे में लोग कहते हैं कि आज भी वहाँ से रक्त निकलता है। दीवार से खून निकलने का दावा हमने पहली बार नहीं सुना था। आपको याद होगा मध्य प्रदेश के मुरैना में बने सबलगढ़ किले में भी यही अंधविश्वास हावी था। कोई राजकुमार उसमें मारा गया था और उसको एक पत्थर पर पटक कर मारा गया था। तो उस पत्थर के बारे में कहा जाता है कि वो पत्थर आज भी खून के आंसू रोता है और वो उसमें से खून निकलता है। आधी हकीकत आधा फसाना की टीम की तहकीकात में दीवार से लाल द्रव्य बहता हुआ भी मिला था। ओह गॉड, दिस इज इम्पॉसिबल। ये इधर इधर देख रहे हो ये?
लेकिन वो खून नहीं था। नहीं, कुछ और है। वो किसी की शरारत थी। उसमें पदार्थ होता है, वो लाल लाल जैसा दिखता है, तो उसे लोग मानते हैं कि खून के आंसू पत्थरों से नहीं निकला कभी। हमने सोचा इस बार भी यही होगा और ये दावे अंधविश्वास से ज्यादा कुछ नहीं निकलेंगे। लेकिन फिर हमने जो सुना उसने हमारी थ्योरी को फेल कर दिया। हाँ, बुकानन ने भी बताया था कि वहाँ जो मिट्टी में लाल लाल टाइप की मिट्टी, आज भी वो लाल टाइप की मिट्टी है वहाँ पर, ये खूनों से सना है। इतना वहाँ पर युद्ध हुआ था कि वहाँ की मिट्टी से खून की बदबू आता है। दीवारों से खून टपकता हुआ वहाँ पहले लोगों ने देखा है। इसका जो है ना अध्ययन उन्होंने किया है, जिसको बुकानन ने अपनी किताबों में लिखा है। ज़मीन सुर्ख होने की भी बात उसमें उन्होंने लिखा है। कहानियाँ में कहीं ना कहीं देखिए पहले कुछ तथ्य तो होता होगा, बगैर तथ्य के किसी बात को किताबों में नहीं दर्शाया गया है, बगैर तथ्य के। बातें सिर्फ आदिवासियों के दावों तक सीमित रहती तो हम नकार देते, लेकिन 1811 में एक अंग्रेज इतिहासकार फ्रांसिस बुकनन के अध्ययन में किले की दीवार से खून बहने की बात लिखी है। हालांकि उन्होंने ऐसा क्या देख लिया, उन्हें क्या सबूत मिले, इस बात का जिक्र नहीं मिलता। यानी वहां कुछ तो है और वो जो भी है उसके सबूत हमें तलाशने पड़ेंगे। हम ये सोच ही रहे थे कि लोगों के दावों ने हैरत की सारी हदें पार कर दी। इतना युद्ध हुआ उस किला के लिए, बहुत से राजा लोग, मान सिंह, पृथ्वीराज चौहान या बहुत राजा लोग लड़ाई किए। तो वहाँ आत्माएं भटकती रहती है। लोग बताते हैं जैसे वहाँ नाचघर है, नाचघर में अभी आज भी घुघरुओं का आवाज़ आता है। दीवार पे लगाई तो कुछ आवाज़ कान में, हाँ तो कुछ आवाज़ आता है जी, जिसे लग रहा है कि आत्मा का आवाज़ आ रहा हो या घुंघरू का आवाज़ आ रहा हो या कोई चल रहा हो। जी, ऐसा आवाज़ आता है उसमें से। जी जी जी। मतलब पहले उस किला पर रात में कोई नहीं ठहरता था, यही आत्मा के डर से। सेकंड गेट में जब जाते हैं हम, उसके बाएं साइड में गेट है, लेफ्ट साइड में, वहाँ पे देखिएगा आप बहुत खूबसूरत एक कमरा बना हुआ है। उसको अक्सर लोग परियों का घर कहते थे कि इसमें रात में अक्सर जो है ना परी वगैरह की नाच होती थी। परियों की नाच के वक्त में अगरचे कोई इत्तेफाकन अगरचे भूल के भी अगर उस कमरे में चला जाता था तो वो फिर जिंदा नहीं बच के आता था। फिर लोगों ने वो बताया जो हम कई किलों के बारे में सुन चुके थे। 1764 में 63-64 में बंगाल के नवाब मीर कासिम यहाँ आए थे, पूरा खजाना लेकर वहाँ से, और उस किले में ही उन्होंने छुपा दिया था। और इसके बाद 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई, जिसमें वो पराजित हो गए थे। और तब से यह मान्यता है कि वो सारे खजाने उसी में भरे पड़े हैं, रोहतासगढ़ फोर्ट में। आप जब जाइएगा वहाँ तो वहाँ बहुत सी जगह पर खुदाई की हुई मिलेगी, यानी अभी भी लोग खोद कर उस खजाने को ढूंढना चाहते हैं, लेकिन अब तक किसी को खजाना मिला नहीं। दावे हमने बहुत सुन लिए, अब बारी तहकीकात की थी। आधी हकीकत आधा फसाना की टीम किले की ओर चल दी। पहले मोटरसाइकिल और फिर पैदल यात्रा। आखिरकार कुछ घंटों के थका देने वाले सफर के बाद हर युग का साक्षी वो किला हमारी आंखों के सामने था। फाइनली हम पहुंच गए हैं रोहतासगढ़ किला। बहुत मुश्किल काम था, बहुत मुश्किल सफ़र था, लेकिन फाइनली पहुंच गए हैं एक ऐसे किले में जो सदियों से यहाँ मौजूद है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, सरकार और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी ये मानता है। और ये बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ है जो बता रहा है कि ये किला हरिश्चंद्र के बेटे, राजा हरिश्चंद्र के बेटे रोहितेश्वर ने बनवाया था, और तभी से ये किला मौजूद है। हिंदू राजाओं का राज रहा। 1538 के अंदर, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 1538 के अंदर शेरशाह सूरी ने इस पर कब्जा किया और उसके बाद राजा अकबर ने इस पर कब्जा कर लिया। मतलब
इतना पुराना इतिहास शायद ही किसी और किले का हमारे पूरे देश में मौजूद हो। हमने किले के अंदर घूमना शुरू किया। दीवारों पर बनी नक्काशी, मेहराबें, झूमर के निशान, कलाकृतियां उसकी उजड़ी भव्यता की गवाही आज भी देती हैं। खराब लगता है देखकर, सोचकर कि भारत का बेहतरीन आज कैसे अपने गौरवशाली कल को भुलाए बैठा है। सत्ता का परिवर्तन कभी भी आसान नहीं होता है। हर बार जब राज बदला तो खून खराबा तो होना ही था। खून खराबा होगा तो लोगों की जान जाएगी, लोगों की जान जाएगी तो उनकी आत्माएं यहीं कहीं भटकेंगी। ये मैं नहीं मानता, ये यहाँ की सारी आबादी मानती है। उनका कहना है कि इसी वजह से इस किले को एक ऐसा श्राप लग गया कि आज भी यहाँ पर जो कदम रखने की हिमाकत करता है वो फिर यहाँ से वापस नहीं जाता। बात सुनने में बहुत अटपटी लगती है, लेकिन अगर आप गौर से समझें और इस बात को सोचें कि यहाँ पर इस पूरे किले में ना जाने कितनी लाशें कहाँ कहाँ बिछी होंगी, कितनी खूनी लड़ाइयाँ इस किले ने देखी होंगी, कितने लोगों ने यहाँ पर अपनी जान की बाजी लगाई होगी, कितनी बार यहाँ पर मारकाट मचा होगा। और शायद इसी वजह से इस किले का रक्त रंजित इतिहास है जो लोगों के दिलो दिमाग में बैठा हुआ है। वो इतिहास जिसको चाहकर भी ये किला मिटा नहीं सकता। हम काफी देर तक दीवारों को खंगालते रहे, लेकिन बहता खून तो दूर की बात, किसी दीवार पर लाल रंग का एक छोटा सा निशान भी नहीं दिखा। एक वक्त था जब यहाँ पर खून टपकने की बातें होती हैं। अब ये कोई छोटी मोटा इंसिडेंट नहीं था, ये बहुत बड़ा इंसिडेंट, और इसीलिए लोगों की मेमोरी में दर्ज हो गया। मेमोरी में ही नहीं, इनफैक्ट ये किताबों में भी दर्ज हो गया। लोग इस बात को सुनने सुनाने लगे। पर सवाल ये है कि आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है और कितना फसाना। होता यह है कि लोग एक दूसरे से सुनते हैं और फिर वो बात इतनी प्रचलन में आ जाती है कि उसी को सच मान लिया जाता है। अब आप कहेंगे कि मैं कैसे साबित करूंगा, मेरे पास भी कोई प्रोसेस नहीं है सिवाय इसके कि मैं यहाँ पर खुद देखने की कोशिश करूं कि जो सारी बातें हैं कि हाँ भाई यहाँ पर खून है, कहीं कोई निशान है। इतने बड़े किले, मतलब 23 किलोमीटर में फैला हुआ किला है, तो जाहिर बात है मैं हर दीवार को तो चेक नहीं कर सकता, लेकिन जो मेन स्ट्रक्चर्स हैं उनको मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ। मुझे अभी तक ऐसा कोई लाल निशान दिखा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई कहानी ज़रूर है जो इस बात के बारे में इसीलिए इतना जिक्र होता है, लेकिन कहाँ मुझे नहीं पता। इतिहासकारों ने बताया था कि 23 किलोमीटर में फैले रोहतासगढ़ में करीब 2000 कमरे हैं। इतने बड़े किले में दावों वाली जगह हम कैसे तलाशेंगे? हम ये सोच ही रहे थे कि तभी एक शख्स हमें मिला जिसने हर जगह जानने का दावा किया। हम उसके साथ चल दिए। हम जा रहे हैं फांसीघर। अब देखिए, हमको अंदाज़ा नहीं था, लेकिन ये हमारे साथी हमको मिल गए और इन्होंने बताया कि फांसीघर है। फांसीघर कितना दूर है? 800 मीटर। 800 मीटर और दूर है जी, 800। क्या होता था वहाँ पे? जो फांसी दिया जाता था सर। अच्छा, लोगों को फांसी दिया जाता था जी। तो लोगों को फांसी देने वाली जगह है जहाँ पर ना जाने कितने हज़ार लोग जो हैं उनको फांसी दी गई, और वो फांसीघर आज भी मौजूद है। और एज सच नॉइज़ेस की बात होती है, आवाज़ों की बात होती है कि अजीबोगरीब तरह की आवाज़ें वहाँ पे सुनाई देती हैं। अब क्या मिलता है पता नहीं, लेकिन फांसीघर है। आइए। थोड़ी देर में हम फांसी घर के सामने थे। इस किले के अंदर जो सबसे ज़्यादा खूनी जगह मानी जाती है वो ये है जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। ये फांसी घर है, वो जगह जहाँ ना जाने कितने लोगों को फांसी दी गई। मुग़लों के ज़माने में भी, अंग्रेज़ों के भी ज़माने में भी, और उससे पहले जो आदिवासी राजा थे उनके ज़माने में भी। अब इसके ये तहखाना सा है, अंदर कितना जा सकते हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन फिर भी अंदाज़ा लगाते हैं, कोशिश करते हैं कि कहाँ तक हम पॉसिबली जा सकते हैं। फांसी घर तहखाने के अंदर था। छोटा सा दरवाजा दिखा। जब हम अंदर गए तो वहां पर एक विशाल कमरा था।
ये अपने आप में इतना ज़्यादा शॉकिंग है कि बिल्कुल उस स्पॉट पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ जहाँ पर लोगों को फांसी दी जाती थी। हज़ारों हज़ार लोगों को यहाँ से फांसी दी गई होगी। देखिए यहाँ पर ऊपर वो फांसी का फंदा हुआ करता था, वो यहाँ पर अभी कुछ साल पहले तक वो लोहे का लगा हुआ था जिसमें वो फंदा बांधा जाता था, और यहाँ पे ये अभी बंद कर दिया गया है। एएसआई ने सब मिट्टी डाल के बंद कर दिया है। ये पूरा जो था खुला हुआ था, यहाँ से फांसी दी जाती थी और यहाँ से लाश को नीचे खाई में फेंक दिया जाता था। मैंने आपको बताया कि किले के 3 तरफ नदी है, खाई है। यहाँ पे फांसी दी और यहाँ से सीधा उसको नीचे फेंका और लाश चली गई खाई के अंदर। उसके बाद कोई अता पता नहीं, वहाँ पे जानवर हैं वो खा जाएंगे, ख़त्म। ये तहखाना न जाने कितनी चीखें, गुहार, आंसू और दर्द आज भी अपने सीने में दबाए बैठा है। कहते हैं वही आवाजें रात में यहां आज भी सुनाई देती हैं, और जो लोग रात में रुकते हैं उन्हें अपने साथ ले जाती हैं। तो ये स्पॉट सबसे ज़्यादा खूनी स्पॉट है इस किले का, वो जहाँ पर हज़ारों लोगों को फांसी दी गई होगी। कौन थे, गरीब थे, उसमें कितने लोग बेकसूर थे, कितने बूढ़े थे, क्या था नहीं पता, कुछ नहीं पता, लेकिन अपने आप में एक एनर्जी आप महसूस कर सकते हैं। एक अजीब व गरीब सी एनर्जी यहाँ पर महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई दबाव आपके कंधों पर आ गया है। मैं बहुत समय यहाँ पे रुकूंगा नहीं, यहाँ से जाऊँगा, लेकिन एक बार हम कोशिश ज़रूर करेंगे यहाँ पर किसी एनर्जी को तलाशने की। हम बाहर निकलने ही वाले थे कि तभी उस शख्स ने हमें दीवारों को ध्यान से देखने के लिए कहा। इन दीवारों पे देखिए, ये लाल निशान आपको साफ दिखाई दे रहे होंगे। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कुछ टपका है नीचे। इधर देखिए, यहाँ पर ये देखिए, ये पूरी लाइंस जो हैं वो दिखाई दे रही हैं, लाल है, बिल्कुल लाल। अब यहाँ पर ऐसा लोहा भी नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे लाली टपकती हो, लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से लाल निशान मौजूद है। 1-2 नहीं है, हर दीवार पे, यहाँ इस फांसी घर के हर कोने में आपको इस तरह के लाल निशान दिखाई दे जाएंगे। पूरी स्ट्रीक्स हैं उस तरह के जैसे खून बहा हो। अब मुझे नहीं पता ये वही है जिसके बारे में लोग बात करते हैं या ये कुछ और है, लेकिन वो लाइंस मुझे दिखाई दे रही हैं। ये स्ट्रीक्स जो है लाल रंग की, ये साफ दिखाई दे रही हैं, अपनी अनकही कहानी खुद कह रही हैं। सैकड़ों साल पहले बने तहखाने में लोहे का इस्तेमाल नहीं हुआ था, यानी ये जंग के निशान नहीं थे। कमरा लाल रंग से पुता नहीं था, इसलिए ये रंग भी नहीं हो सकता। गांव वाले शायद इसे ही मारे गए लोगों का खून मानते होंगे, जो रात में टपकता है और दिन में सूखकर ऐसी धाराएं बना देता है। अब खून टपकता है या नहीं, ये हम रात में आकर देखेंगे। उस शख्स से हमने कहा कि जो आवाजें लोगों को साथ ले जाती हैं, वो कहां ले जाती हैं, तो वो हमें किले के सुसाइड पॉइंट पर ले गया। आपने फिल्मों में बहुत सारे सुसाइड पॉइंट्स देखे होंगे। लोग बताते हैं कि ये सुसाइड पॉइंट है, यहाँ से लोग सुसाइड कर लेते हैं, यहाँ से लोग जंप कर जाते हैं, लेकिन इस किले का भी एक सुसाइड पॉइंट है। और इस वक्त जहाँ पर मैं खड़ा हूँ वो है इस किले का सुसाइड पॉइंट। यहाँ से लोगों ने इतना बताया है कि न जाने कौन सी ताकत लोगों को यहाँ तक खींच के लाती है, और उसके बाद वो यहाँ से कूद पड़ते हैं और नीचे गहराई में जाके गिरते हैं, और उसके बाद कोई भी बचता नहीं है, क्योंकि नीचे कंक्रीट का फ्लोर है और 3 मंजिल नीचे आदमी जाके गिरता है। तो ये जगह है जहाँ पर लोग आते हैं, अपने आप आते हैं, उन्हें खुद भी नहीं पता होता कि कौन सी ताकत है जो उन्हें यहाँ खींच लाई है। और एक बार जब यहाँ पर आ जाते हैं तो उसके बाद सीधा नीचे जाते हैं। फिर हमें वो रानी महल ले गया। सुरक्षा के लिहाज से रानी महल को किले के बीच में बनाया गया था। महल का हर कोना उसकी भव्यता का सबूत दे रहा था, लेकिन जो कल दिलकश था वो आज दहशत का दूसरा चेहरा है।
वैसे आप इस किले के किसी भी हिस्से में, किसी भी कोने में, किसी भी कमरे में चले जाइए, आपको एक खालीपन का, एक सन्नाटे का एहसास होगा, एरी साइलेंस आपको सुनाई देगा। लेकिन इस जगह जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ वो बहुत ख़ास है, क्योंकि उसके बारे में कहा जाता है कि ये रानी महल का वो हिस्सा है जहाँ पर लोगों को सबसे ज़्यादा अजीबोगरीब एक्टिविटी दिखाई देती है। अजीबोगरीब एक्टिविटी क्या? लोगों को यहाँ से आवाज़ें सुनाई देती हैं शाम होने के बाद। कुछ लोग आसपास जब रुके तो उन्हें ऐसा एहसास हुआ जैसे कोई नाच रहा है, और उन्होंने जब यहाँ पर आकर देखा तो कुछ भी नहीं था, लेकिन आवाज़ उनको बहुत देर तक साफ साफ सुनाई दे रही थी। मतलब अपने आप में ये जगह जहाँ पर मैं इस वक्त हूँ वो सबसे ज़्यादा हॉन्टेड है, और मैं यहाँ पर आपको इसलिए लेकर आया हूँ ताकि आप इसको अपने दिमाग में अच्छी तरीके से रजिस्टर कर लें और ये समझ लें कि शाम में हम इस जगह पर ज़रूर आएंगे एक बार, ये समझने के लिए कि क्या वाकई हमें भी वो आवाज़ सुनाई देगी या नहीं। कहते हैं रात होते ही ये किला जिंदा हो जाता है। दावे के मुताबिक फांसी घर से खून टपकने लगता है, आत्माएं चीखने लगती हैं, सुसाइड पॉइंट पर खौफनाक साए मंडराने लगते हैं। रानी महल में नृत्य होने लगता है। हम रात में तीनों जगह पर जाएंगे, लेकिन किले को समझने के लिए उसके हर हिस्से को देखना जरूरी था। रोहतासगढ़ के इस किले को इम्प्रेग्नेबल माना जाता था, मतलब एक ऐसा किला जिसको भेदा नहीं जा सकता था, अभेद किला। और उसकी वजह थी इसकी ये ज्योग्राफिकल लोकेशन। पहाड़ के ऊपर तीन तरफ नदी, मतलब आप घुस ही नहीं सकते। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना पठार, पूरा नीचे खाई है, ये सामने का हिस्सा जो है ये वो फांसी घर का हिस्सा है। मतलब फांसी वहाँ दी और वहाँ से नीचे लाश सैकड़ों हज़ारों फीट नीचे चली गई। कोई अता पता नहीं, कोई डिस्पोजेबल का झंझट नहीं, सिंपल उठाया और वहाँ से वहाँ फेंक दिया। और इसीलिए वो लाल आंसुओं की जो धाराएं हैं ना, शायद इसीलिए वहाँ पे दिखाई दे रही थी। किले को अंदर बाहर सब जगह से समझने के बाद हमने पैरानॉर्मल टीम के साथ प्लान बनाना शुरू किया। बहुत बड़ी जगह है, मैं देख चुका हूँ, और काफ़ी 23 किलोमीटर बता रहे हैं कि फैला हुआ है। दिन में हम लोगों ने देखा, रेकी की थी, तो बहुत फैला हुआ है। मतलब रात का समय मैं सोच रहा हूँ तो किस तरीके से, एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए ये रात को इन्वेस्टिगेट करना यहाँ पर। हमने प्लान जो बनाया है वो ये है कि हमने चंद चीज़ें आइडेंटिफाई की हैं। एक तो जो मेन चीज़ है जो मेरे पीछे आपको दिखाई दे रही है वो रानी का महल। रानी का महल है ये। इसके बारे में बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा है ना जी। हर आदमी ने ये कहा कि यहाँ पर जिन लोगों ने भी यहाँ रुकने की हिमाकत की, अव्वल तो कोई यहाँ रुकता नहीं है, लेकिन जिसने भी हिमाकत की है उसे यहाँ से आवाज़ें सुनाई दी हैं, उसने यहाँ किसी चीज़ को देखा है, उसने महसूस किया है, और उसके बाद जो भी अंदर गया वो कभी बाहर नहीं आया। ठीक है, एक जगह ये हो गई। दूसरी जगह वो जगह है जहाँ से लोगों को फेंक दिया जाता है नीचे, है ना। मतलब रात में कोई भी अगर इस किले में आता है तो अपने आप ही उस कोने पे खिंचा चला आता है और फिर वहां से उठा के उसको फेंक दिया जाता है। और कहा जाता है कि पता नहीं मैं कैसे खिंचा आया और मैं गिरा। हाँ, गिर गया, वो आदमी गिर जाता है। किले से कुछ दूरी पर श्री राम के पूर्वज रोहिताश्व के आराध्य महादेव का मंदिर है। रात होने में वक्त था, इसलिए हम सतयुगी धाम के साक्षी बनने पहुंच गए, रोहितेश्वर धाम। रोहितेश्वर मंदिर जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है, लेकिन कमाल की बात यह है कि शिवलिंग जो है वो स्वयंभू है। लोग मानते हैं कि शिवलिंग अपने आप धरती में से प्रकट हुआ है। मतलब अब इतनी ऊंचाई पे तो ये मंदिर है, वो मंदिर को फिर जो बनाया गया है, मतलब पहाड़ी के ऊपर मंदिर, और मंदिर भी इतनी ऊंचाई पर, और उसके बावजूद जो शिवलिंग है वो स्वयंभू है, अपने आप प्रकट हुआ हुआ शिवलिंग है। किसी ने उसको बनाया नहीं है, किसी ने यहाँ पर एस्टैब्लिश नहीं किया है। सिर्फ ये माना जाता है कि जो मंदिर है शिवलिंग के ऊपर वो राजा हरिश्चंद्र के बेटे रोहित ने बनवाया। सतयुग से आज तक ये मंदिर इसी तरह से यहाँ पर मौजूद है, इसी तरह से कायम है, और इसी तरह से
यहाँ पर लगातार पूजा होती चली आ रही है। मंदिर का स्वरूप उसकी प्राचीनता का प्रमाण दे रहा था। दिव्य धाम में महादेव के दर्शन करके हम किले में लौट आए। कुछ देर में रात हो जाएगी और तब किले में सन्नाटा होगा। हम होंगे और होंगी वो कहानियां जिन्होंने इस किले को अभिशप्त बना दिया। हमसे यह दावा किया गया था कि किले में बंगाल के नवाब मीर कासिम का खजाना आज भी कहीं छुपा है, लेकिन खजाना कहां छुपा हो सकता है इसका जिक्र कहीं नहीं मिलता। अब 23 किलोमीटर के इलाके में भला कौन उसे तलाश सकता है? वैसे भी मीर कासिम साल 1763 और 1764 के बीच आए थे। उसके बाद यहां कई राजाओं का राज रहा। बहुत हद तक मुमकिन है कि खजाना उनके हाथ लग गया हो। यह सोचकर हमने फांसी घर से खून टपकाती दीवारों, सम्मोहित करके सुसाइड पॉइंट तक ले जाने वाली आवाजों और रानी महल में रात में लगने वाली नृत्यशाला पर ध्यान केंद्रित किया। खजाना न सही, लेकिन किले के अंधविश्वास को खत्म करके उसका खोया हुआ गौरव तो वापस दिला ही सकते थे। इरादा तो हमारा यही था, लेकिन होने वाला कुछ और था। अंधेरा घिरा और पूरा किला वीरान हो गया। किले में अब सिर्फ आधी हकीकत आधा फसाना की टीम और पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थे। हमने सबसे पहले किले की सबसे खतरनाक जगह का रुख किया। वो पॉइंट जहां दिन में भी लोग जाने से कतराते हैं। ये वो स्पॉट है जिसे सुसाइड पॉइंट कहते हैं, मतलब वो जगह जहाँ पर लोग आते हैं और अपनी मौत मर जाते हैं, गिर जाते हैं ऊपर से। तो मैंने गोविंद को चैलेंज दिया कि चलो हम दोनों चल के बैठते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। क्यों गोविंद? आ तो गए हैं और जो मेन पॉइंट है वो वहाँ पर है तो पूरा ही एरिया। लेकिन मैं क्या कहता हूँ, अगर चैलेंज दिया है मैं कोशिश कर सकता हूँ, मैं देखता हूँ बैठ करके मेरे साथ क्या होता है या आपके साथ कुछ होता है। हम पहली बार किसी किले में रात नहीं गुजार रहे थे, न पहली बार हमने कोई चुनौती ली थी, लेकिन इस बार न जाने क्यों रह रहकर शरीर सिहरन से कांप उठता था। हमें लगा शायद खुले इलाके में गिरते तापमान का असर होगा। जीवन से इतना परेशान क्यों है? क्या परेशान? बहुत ठंडा मौसम हो रहा है। बात उसकी नहीं है, बात यह है कि आप इस जगह पर मौजूद हैं, मैं भी इस जगह पर मौजूद हूँ। एनर्जी होगी तो ऐसा तो है नहीं कि 1 मीटर में काम नहीं करेगी। मतलब जब लोगों के लिए होता है तो हमारे लिए भी होगा। जाहिर सी बात है, लोग नीचे से ऊपर आते हैं। हम तो उसी जगह पर बैठे हुए हैं। होगा तो फिर हमारे साथ भी होना है कुछ ना कुछ। तो हमारे साथ कुछ होगा तो आपको पता चल ही जाएगा, क्योंकि कैमरे पर ही सब कुछ हो रहा है। अगला आधा घंटा कोशिश करेंगे कि यहाँ बैठे रहें। ठंड बहुत ज़्यादा है, हवा बहुत ज़्यादा चल रही है और ये बिल्कुल सबसे ऊंचा स्पॉट है इस किले का। तो मुझे लगता नहीं कि बहुत समय तक रहेंगे, लेकिन वेट करते हैं, देखते हैं कोई एनर्जी हमको वहाँ तक ले जा सकती है, हमारे एंड पॉइंट तक या नहीं। लेट्स सी। हर आहट, हर आवाज हमें चौकन्ना कर देती, लेकिन अब तक हमें न कोई अनजानी आवाज सुनाई दी थी, न हम किसी के सम्मोहन का शिकार हुए थे। कई जगहों पर इन्वेस्टिगेशन करनी थी, इसलिए हमने वहां से जाने का फैसला किया। हाँ भाई चले। चलिए। मुझे लग नहीं रहा कि अब यहाँ पे और कोई फ़ायदा है। कुछ नहीं है, सिर्फ बस ठंडी बहुत हवा लग रही है यहाँ पर।
ठंडी हवा लग रही है। पिछले आधे घंटे से हम यहाँ पर हैं। इनफैक्ट हम खड़े होकर यहाँ झरोके के पास भी आ गए, लेकिन अभी तक तो हमने ना कुछ महसूस किया है, ना ही हमें कुछ यहाँ पर तो ऐसे अजीब लगा है यहाँ पर। हाँ, अब वक्त हमारे पास कम है क्योंकि आज ही रात का टाइम है और जैसे मैंने आपको बताया कि इट्स हाईली अनसेफ। सो लेट्स गो, चलो। वहां से हम सीधे उस जगह गए जहां राजाओं की बैठक हुआ करती थी। यहां बैठकर कई शासकों ने राज्य के संचालन और लोगों को मौत के घाट उतारने के फैसले सुनाए थे। इसलिए यहां भी आत्माओं के भटकने का दावा किया जाता है। खाली बैठकर हादसे का इंतजार करना वक्त की बर्बादी थी, इसलिए हमने आवाजों को खुद बुलाने का फैसला किया। मैं क्या कहता हूँ, क्यों ना एक EMF टेस्ट यहाँ पर कर लिया जाए। यहाँ पर? हाँ। तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है? महसूस थोड़ा बहुत तो मुझे लग रहा है, क्योंकि बताया जाता है यहाँ पर कि राजा की बैठक हुआ करती थी। तो मैं चाहता हूँ, मुझे ऐसी इंट्यूशन हो रही है कि एक बार यहाँ पर EMF टेस्ट कर लिया जाए। ठीक है, इंट्यूशन हो रही है तो करना ही चाहिए। ये है क्या चीज़? ये मैं EMF मीटर है। अच्छा, हाँ, क्या अगर काम हमारे करता पास है? कोई एनर्जी होगी तो वो इससे कनेक्ट होगी और इसमें ये जो नंबर है ना अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगा। कैसी एनर्जी? जैसे कोई अनजानी ताकत है। ये शायद उस तरह से बता ना पाए, मैं आपको बता दूं। अनजानी ताकतों की बात हो रही है, ऐसी चीज़ें जिनको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, जो अनएक्सप्लेनेबल होती हैं। अगर वो यहाँ आसपास होंगी या इस चीज़ में मौजूद होंगी तो ये देखिए अपना रिसर्च करते हैं तो हम तो एनर्जी कहेंगे उसको। हाँ, आप एनर्जी कहेंगे, हम अनजानी ताकत कहेंगे, बात एक है। चलिए चेक करिए जल्दी से। मशीन 0 अंक दिखा रही थी। देखते हैं सवाल पूछने पर क्या होता है। क्या कोई हमारे आसपास है जो हमसे बात करना चाहता हो? एक बार अपनी मौजूदगी हमें इस मशीन के पास आकर के हमें बता दे। अगर कोई भी ऐसी अनजान शक्ति जिसके बारे में कहा जाता है अगर सच में यहाँ है तो आप इस मशीन के पास आएं और अपनी मौजूदगी बताएं। अगर आप सच में हैं या इस बात को हम झूठ समझें, आप घबराएं ना किसी से भी, आप आएँ इस मशीन के पास। ये काफ़ी देर से कोशिश कर रहे हैं। ये ऑल इज़ ज़ीरो और कोई लाइट यहाँ पर नहीं है। सब कुछ 0 0 0 दिख रहा है ना। अभी कोई लाइट नहीं है, सब कुछ 0 0 दिख रहा है। कोशिश कर रहे हैं, करिए। पहली कोशिश नाकाम रही। हमने फिर से काली ताकतों के वजूद को कुरेदा। आप चाहते हैं हम निराश होके जाएं यहाँ से? बताइए आप। चलिए, आप चाहते हैं कि हम चले जाएं तो आप बता दीजिए। आपकी हाँ या ना तो बता सकते हैं। हमारा आना आपको पसंद नहीं आया तो भी आप मशीन के पास आएँ और बता दें तो हम चले जाएंगे। इसके पास आ जाएं। मुझे तो इस जगह पे अभी तक कुछ ऐसा कोई मोमेंट नज़र नहीं आ रहा है। कुछ नहीं है, वो काफ़ी देर हो चुकी है। वी हैव बीन वर्किंग ऑन दिस मशीन। बार बार वही बात दोहराई जा रही है, बार बार वही रिज़ल्ट आ रहा है। ऑल ज़ीरो, सब कुछ ज़ीरो। चले, ज़ीरो है। राजा के दरबार में कोई हरकत नहीं हुई। वैसे भी हमारा फोकस रानी महल और फांसी घर पर था। जैसे ही हम बाहर जाने लगे तभी अचानक कुछ हुआ। अरे ये क्या? सोहेल भाई, सोहेल भाई। यही हूँ भाई। क्या हुआ? क्या हुआ? इस जगह पर देखिए, अभी रीडिंग्स मुझे मिली है। पहले 0 था। 7.29 जी। अच्छा। और लाइट इसमें पहले सिंगल रीडिंग लाइट 0 थी और अब जो है
ये रीडिंग दिखा रहा है 7.29, मतलब इस मीटर में कुछ रीडिंग आई है। रीडिंग आई है इसका मतलब कुछ एनर्जी है। राजा के दरबार में सवाल पूछने पर भी रीडिंग 0 थी, लेकिन यहां बिना पूछे मशीन हरकत करने लगी। आखिर ये कैसे हुआ? लेकिन ये हो सकता है कोई टेक्निकल ऐसी ग्लिच हो। मैं इस चीज़ को तो नहीं मान सकता, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिसिटी तो है नहीं आसपास। हाँ, आसपास तो बिल्कुल अंधेरा है। अगर आप देखें तो चारों तरफ सिर्फ घुप अंधेरा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। एक बार और कोशिश करके एक बार और कोशिश करूंगा, लेकिन अभी मैं इसको नहीं कहूँगा। कोई हो सकता है कि कोई, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि कोई एनर्जी है जिसने ये रीडिंग। पारलौकिक ताकतें हमारे आसपास मंडरा रही थी, ऐसा पैरानॉर्मल एक्सपर्ट का मानना था, लेकिन हमें यकीन नहीं था। चले फिर कहीं और करते हैं। किसी और जगह पर देखो रीडिंग ज़रूर आई है, लेकिन मैं एक बार के सैंपल को सैंपल नहीं मानता, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं बहुत देख चुका हूँ। आप लोगों को भी मैंने बहुत दिखाया है। तो हमें लगता है कि जब तक कंसिस्टेंटली कई सारे सैंपल्स ना मिले, तब तक हमको ये कंसिडर नहीं करना चाहिए कि वहाँ कोई एनर्जी हो सकता है, कोई टेक्निकल ग्लिच हो मशीन में। आफ्टर ऑल इट्स अ मशीन, नथिंग एल्स। तो अब चलते हैं और किसी दूसरी जगह करके देखो वहाँ क्या मिलता है, देन वी कैन टॉक अबाउट इट। राजा के दरबार को छोड़कर हम वहां पहुंचे जहां कहते हैं रात घुंघरुओं, गीत और मशालों से रोशन हो जाती, यानी रानी महल। हम काफी देर तक रानी महल में चहलकदमी करते रहे, लेकिन न हमें कुछ सुनाई दिया, न हमारे साथ कुछ हुआ। तो अभी हम रानी महल के पास हैं। रानी महल वो जगह है जहाँ पर लोगों को सबसे ज़्यादा आवाज़ सुनाई देती है, नाचने गाने की चीज़ें सुनाई देती हैं, दिखाई देती हैं। मतलब कोई परी कहता है, कोई रानी कहता है, मुझे नहीं पता। बहुत सारी बातें मैंने दिन भर सुनी है। हाँ, वहाँ पीछे वो जगह है। देखिए, अब हम वहाँ घूम आए, बहुत अंदर हम गए, हमें कुछ दिखाई नहीं दिया। हमने सोचा थोड़ी दूर वेट करते हैं, हो सकता है हमें कोई साउंड सुनाई दे। अब पिछले 10 मिनट से साउंड तो कोई नहीं सुनाई दिया, कोई साउंड नहीं सुनाई दिया, कोई रोशनी नहीं है। जो लाइट दिख रही है तो हमारी है, हमने डाल रखी है ताकि आपको वो बिल्डिंग दिखाई दे जाए। राजा के दरबार में रीडिंग का आना मशीनी खराबी थी या पारलौकिक ताकतों का इशारा, ये इस जगह पर पता चल जाएगा। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने कहा कि अगर यहां भी मशीन ने रीडिंग दी तो हमें सतर्क होना पड़ेगा। कोई भी लाइट नहीं है, कुछ नहीं है। अब नेक्स्ट क्या करना है कि आप यहाँ से उसकी रीडिंग लेके देखो भाई, यहाँ ठीक है? हाँ, ठीक है। अगर कुछ मिलता है तो लेट मी नो। क्या कोई हमारे आसपास है जो हमसे बात करना चाहता हो? अगर आप चाहते हैं हमसे बात करना, इस मशीन के पास आएं और हमसे बात करें। अगर कोई हमारे आसपास है जो हमसे बात करना चाहता है, इस मशीन के पास आएं और हमें अपनी मौजूदगी बताएं। क्या कोई है हमारे आसपास? आपने अभी बीच में जब रीडिंग दी थी, तो क्या वो रीडिंग मुझे यहाँ पर आकर के आप दे सकते हैं एक बार फिर से? पैरानॉर्मल एक्सपर्ट और कोशिश करना चाहते थे, लेकिन हमने माइक हटा लिया। हमारे लिए इतना सबूत काफी था। हमने कहा यहां ना कुछ है और ना कुछ मिलेगा। बस यहीं पर साथ चलते कदम अलग हो गए। आधी हकीकत आधा फसाना की टीम ने अलग जाकर खूनी दीवार को तलाशने का फैसला किया और पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने मशीन के जरिए काली ताकतों पर तहकीकात जारी रखी। क्या कोई हमारे आसपास है जो हमसे बात कर सके इस मशीन के ज़रिए? इसके पास आकर के इसमें कुछ भी रीडिंग्स आप दे सकते हैं मुझे, अगर आप हैं यहाँ पर तो। मुझे लगता है आप मुझसे घबरा रहे हैं यहाँ पर। देखिए, मैं आपको अब चैलेंज कर रहा हूँ। आप जो भी हैं यहाँ पर, जैसा यहाँ के बारे में कहा जाता है, मैं आपको खुला चैलेंज कर रहा हूँ। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप मुझे छूकर बताएं।
या मेरे साथ कुछ करके बताएं। कहते हैं तहखाने में खून टपकता है, जिसके सूखे सुर्ख सुराग हमने दिन में देखे भी थे। अब बारी थी खून को अपनी आंखों से टपकता हुआ देखने की, लेकिन कैमरामैन और दूसरे साथियों को पैरानॉर्मल एक्सपर्ट की बात पर यकीन था। उन्होंने जाने से साफ मना कर दिया। अकेले जाना खतरनाक था। कहते हैं किले में जहां जहां भी कत्ल हुए, हर उस जगह की दीवार खून के आंसू रोती है। कोई और चारा नहीं था, इसलिए हमने किले में बाकी जगहों पर तलाशा, लेकिन कुछ नहीं मिला। रोहतासगढ़ किले की दीवारों से खून टपकता है, ये जर्नलाइज स्टेटमेंट लोगों ने सुना भी दिया, किताबों में लिख भी दिया, लेकिन कौन सी दीवार से कहां? यहाँ तो इतनी दीवारें हैं, चारों तरफ सैकड़ों किलोमीटर की दीवारें फैली हुई हैं। सुई तलाशने जैसा है, किस दीवार से खून निकलता है, जैसे घास के ढेर में से आप सुई तलाश रहे हो। अब देखिए, जितनी दीवारें मैं अभी तक देख पाऊँ, जाहिर है मैं चारों तरफ तो घूम नहीं पाऊंगा, लेकिन जितनी दीवारें मैंने अभी तक देखी, मुझे खून कहीं नहीं दिखाई दिया। ना यहाँ पर है, ना यहाँ पर है, ना यहाँ पर है, ना यहाँ पर है, कहीं पर भी कोई खून जैसा कुछ भी नहीं है। वही लाली है नॉर्मल जो होती है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ये बता सके कि इन दीवारों में से खून निकलता है। कहाँ से निकलता है, कैसे निकलता है, ये किसी ने नहीं लिखा, ना किसी ने मार्क किया है। तो आप सिर्फ देख सकते हैं, जितना आप घूम सकते हैं, जितना मेरे लिए पॉसिबल है फिजिकली, मैं जितना घूम सकता हूँ मैं घूम रहा हूँ, लेकिन मुझे इस तरह की सूखी दीवारें ही नज़र आ रही हैं। खून टपकता हुआ कहीं नहीं दिख रहा। उधर पैरानॉर्मल एक्सपर्ट मशीन के जरिए पारलौकिक ताकतों का वजूद तलाश रहे थे। क्या आप यहाँ पर, मैं भीतर आ चुका हूँ आपके महल में, मैं इस वक्त अकेला हूँ, मेरे साथ अब कोई भी नहीं है। अब आप आ करके इस मशीन में अपनी मौजूदगी बताएं, या मुझे छूकर बताएं, या मशीन सामने रखिए, इसमें कुछ हरकत तो करें इसमें, या इसको हिला दीजिए। चलिए आप, जैसे मैंने इसको अभी हिलाया, अब ये रुक गई है, आप इसको हिला के बताएं या मुझे छू के बताएं, वरना मैं समझूंगा कि आप बिल्कुल डर चुके हैं हम लोगों से। ये डराना, ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। कई बार कोशिश की, अस्तित्व पर सवाल उठाए। आप हैं ही नहीं, कोई भी अदृश्य शक्ति ऐसी नाम की कोई चीज़ है ही नहीं यहाँ पर इसके लिए। है तो आप आइए सामने, दिखाइए मुझे छूकर बताइए, या मशीन में ही आकर के कुछ रीडिंग्स दे दीजिए। अगर सामने आने में आपको अगर कोई शर्म या कोई डर है, तो आप इसके सामने आकर के इस मशीन में रीडिंग दे करके बताइए। इस मशीन के अंदर तो आप रीडिंग दे सकते हैं ना। महल में पैरानॉर्मल एक्सपर्ट या मशीन के पास कोई हलचल नहीं हुई, लेकिन किले के दूसरे कोने में हलचल हुई, और वो हलचल थी एक दिल दहलाती चीख। मैंने वीरेंद्र की आवाज सुनी, जारी कहाँ है वो? यार मैंने आवाज सुनी, मैंने उसको चीखते हुए सुना। जल्दी वो कहाँ चला गया? चीख हमारे एक साथी की थी, जो अचानक हमारे बीच से गायब हो गया था। हम बदहवास से उसे चारों तरफ तलाशने लगे, कभी एक ओर भागे, कभी दूसरी ओर। अबे चीखने की आवाज आई उसको नहीं? नहीं, उसको चीखने की आवाज आई बहुत जबरदस्त। सम्मोहित करता संगीत, वश में करके आत्महत्या करवाती आवाजें, सुसाइड पॉइंट, हर दावा दिमाग में दहशत बनकर घूमने लगा था। हम सुसाइड पॉइंट की ओर भागते, तभी कुछ दिखा। गिर गया। ओह शिट, ओह शिट, अबे खून बह रहा है उसके मुंह से। वीरेंद्र, 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 खून बह रहा है पुजारी। अरे कैमरा हटा यार, खून बह रहा है उसके मुंह से। पुजारी,
इसको क्या करें, क्या करें? तो कुछ नहीं हो सकता, मर जाएगा। फोन 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 सिग्नल ही नहीं है, फोन सिग्नल नहीं, सिग्नल नहीं। बहुत वीरेंद्र, वीरेंद्र। मुंह से टपकता खून, धूल में सने कपड़े, वो बेहोश और हम बदहवास। सांस सांस ले रहा है, सांस तो ले रहा है, लेकिन इसके मुंह से खून क्यों निकल रहा है? पुजारी, पुजारी इसके मुंह से खून निकल रहा है, पुजारी इसके मुंह से खून निकल रहा है यार, पुजारी इसके मुंह से खून निकल रहा है। कुछ कर मेरे भाई, कुछ कर, कुछ क्या? तुम या तो तुम इसके पास रुको या मैं, एक आदमी को रुकना पड़ेगा और दूसरे को जाके मदद लानी पड़ेगी, कुछ भी करके। गोविंद को तलाशो और मदद लेकर आओ। छोड़ दो, अब शूट वूट नहीं करना है, छोड़ दो। तुम जाके शूट, मैं जाऊँ तुम जाओ? मैं जाऊँ, तुम इसका ध्यान रखो, मैं कर लूंगा, तुम इसका ध्यान रखो। किड बैग से पानी लाकर पिलाया तो उसे होश आया। वो होश में तो आ गया, लेकिन जैसे उसका शरीर उसके वश में नहीं था। मुंह साफ कर दो, अपना मुंह साफ, सारा मुंह गंदा हो रहा है, सारा खून लगा हुआ है। क्या हुआ था? हैं? क्या हुआ है? पता क्या हुआ है? क्या हुआ? चल निकल यहाँ से। फिलहाल तहकीकात से जरूरी थी टीम की हिफाजत। हम रहस्य सुलझाने के लिए दूसरे की जान की बाजी नहीं लगा सकते थे। चल निकल यहाँ से। तुम गोविंद को वॉकी टॉकी में बोलो कि गेट के बाहर मिलेगा, ठीक है? अब कुछ नहीं करना है यहाँ पे, छोड़ दो, मैं इसको लेकर जा रहा हूँ, ठीक है? तुम गोविंद को पता करो कहाँ, छोड़। चलो। हम वहां से चले गए और पीछे छूट गया शाप से मुक्त होने को तड़पता रोहतासगढ़। दिन में चमकता, रात में सिसकता, सतयुग में जन्मा, प्रभु राम के पूर्वज का साक्षी, युगों का साथी, और आज दकियानूसी दावों, दहशत भरी दीवारों, अंधविश्वास के अंधेरे में छुपी अपनी पहचान तलाशता, रहस्यों से घिरा रोहतासगढ़। हमारी टीम के उस सदस्य ने होश में आने के बाद कहा कि वो घबरा कर गिर गया था। उधर डॉक्टर ने बताया कि गिरने से दांतों से उसका गाल काफी कट गया था, जिससे खून बहने लगा था, लेकिन उसका पारलौकिक ताकतों से कोई लेना देना नहीं है। अब कहने वाले ये भी कहेंगे कि हम तहखाने में जाते तो खून टपकता दिख जाता, या दीवार में कान लगाते तो घुंघरुओं की आवाज सुनाई दे जाती। कहने वाले तो कुछ भी कहेंगे। वैसे भी हमने किले में करीब आधी रात तो बिताई ही थी, लेकिन न हमें कुछ दिखा, न हमने कुछ सुना, और न हमारे साथ कुछ घटा। अपनी तहकीकात के बाद हम आपको पूरे यकीन से कह सकते हैं कि रोहतासगढ़ से जुड़ी भूत प्रेत की कहानियां फसाना है, हकीकत नहीं है। आप वहां आराम से जा सकते हैं, और आप वहां जाएं या न जाएं, वक्त मिलेगा तो हम वहां जरूर जाएंगे।